प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर था संसाधन एवं विकास, उसके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पूर्व में हमने भूमि उपयोग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारत में भू उपयोग प्रारूप। क्या पढ़ेंगे? भारत में भू उपयोग प्रारूप। अब इसमें हम भारत का क्षेत्रफल कितना है, या भारत में जो भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, उसके हमारे पास कितने आंकड़े उपलब्ध हैं, जो आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं उसका कारण क्या है, ये सब हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले इसमें हम हेडिंग डालेंगे भारत में तो हम हेडिंग डालेंगे भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग प्रारूप। अब इसमें भारत के विशेष संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि भारत में जो ज़मीन है, भूमि है, उसके उपयोग का क्या प्रारूप है, वो किन किन कामों में आ रही है। ये इसमें क्षेत्र वाइज भी है, विचारा गया कितने जो प्रतिभूमि अभी हमने कृषि भूमि पिछले वीडियो में पढ़ा, उससे संबंधित ये। तो इसमें हम लिखेंगे कि भू उपयोग को, आगे लिखने स्टार्ट करें, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, अब देखो, जो ज़मीन को हम काम में ले रहे हैं, भूमि का उपयोग कर रहे हैं, उसको निर्धारित करने वाले जो तत्व है, ये जो कारक हैं, वो कौन कौन से हैं? करने वाले तत्व या कारक, जैसे मतलब उदाहरण, भू आकृति, यानी ज़मीन की जो बनावट कैसी है, कि वो समतल है, मैदानी भाग है, या पहाड़ी भाग है, या पठारी भाग है। तो भू आकृति, वहाँ की जलवायु यानी क्लाइमेट, एक तो मौसम होता है जो थोड़े थोड़े समय में बदलता रहता है, और एक होती है जलवायु, यानी किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जैसे कोई हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ हिमाचल, वहाँ हमेशा सर्दी पड़ती है ज़्यादातर, और जैसे राजस्थान वो काफ़ी गर्म स्टेट है भारत का, तो ये जलवायु हो गई। तो ये सबकी अलग अलग है। तो वहाँ को भूमि उपयोग किस काम में आ रही है, वहाँ ज़मीन, इसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं? ज़मीन क्या करती है, वहाँ की जलवायु है, मृदा के प्रकार हैं, कि वहाँ की जो मिट्टी है वो काली है, भूरी है, या जलोढ़ मृदा है, लेटेराइट मृदा है, नहीं मिट्टी का, या काली मृदा है। तो मृदा का प्रकार कैसा है, उस हिसाब से वहाँ पर खेती की जाती है। तो ये हम देखते हैं सभी राज्यों में जो मिट्टी के प्रकार हैं वो अलग अलग हैं। इस कारण से हर राज्य में जो फसलें होती हैं वो भी क्या होती हैं? अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु उस फसल के लिए क्या होती है? अनुकूल होती हैं। इसके अलावा ये भौगोलिक कारक थे। अब थे मानवीय, इसके अलावा मानवीय कारक, अब इसमें लिखेंगे जैसे जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व। जैसे राजस्थान का 200 है, तो ये जनसंख्या घनत्व है, यानी किसी स्थान की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो ये जनसंख्या
के घनत्व को दर्शाता है। इसके आगे है प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी, तकनीक, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति इत्यादि शामिल है, अगले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो इसमें भारत का जिक्र करेंगे हम। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग लगाएंगे इसमें, वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन हमारे पास जो भूउपयोग के आंकड़े हैं वो कितने हैं? 93% है। लेकिन 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। तो ये हमारे पास जो आंकड़े वो 93%, ये प्रतिशत हम किस में देखते हैं? 100 से निकालते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये लिखेंगे हम, क्योंकि पूर्वोत्तर यानी पूर्व और उत्तर दोनों को मिलकर हम क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर प्रांतों में, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, ये कौन से हैं? पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। ये प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य जो प्रांत हैं, अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है। अर्थात केवल आसाम याद रखेंगे आप, इसको असम के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। इसको छोड़कर इसके अलावा अन्य प्रांतों के बारे में हमें इनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस कारण से हमारे पास केवल 93% भू उपयोग के आंकड़े ही उपलब्ध है। फिर अगला पॉइंट बना के लिखेंगे आप, इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है, भारत का उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर, जिसको हम J&K भी कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान एवं चीन, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो पाकिस्तान ने कश्मीर पर जो कब्जा कर रखा है, जिसको हम POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाने जाते हैं, उसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा चीन अधिकृत जो क्षेत्र है, यानी चीन जम्मू कश्मीर के जो पूर्वी हिस्सा है उस पर चीन ने कब्जा कर रखा है, तो उसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो पाकिस्तान एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, अधिकृत मतलब उसके कब्जे में है, अधिकृत क्षेत्रों के आंकड़े क्षेत्र हैं उनके
क्षेत्र के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, यानी उसका सर्वे नहीं हुआ है, तो उसका इसलिए हमारे पास उनके आंकड़े नहीं हैं। सर्वेक्षण नहीं हुआ है। इसमें दो ही चीज़ याद रखेंगे, एक तो पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर पर कब्जा कर रखा है जिसको POK कहते हैं, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। दूसरी तरफ जो चीन है उसने भी जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी हिस्सा है उस पर अपना कब्जा कर रखा है जिसको चीन अधिकृत क्षेत्र कहते हैं। तो उसमें जो भूमि उपयोग है, उनके कब्जे में जो ज़मीन है उसका उपयोग किस काम में या किस पर्पज़ से हो रहा है, इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अतः हमारे पास केवल 93% आंकड़े ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास 93% आंकड़े उपलब्ध हैं, इसमें भारत के कुल सूचित सूचित क्षेत्र मतलब जिसकी हमारे पास सूची है, जिसके बारे में हमें पता है कि कौन कितनी ज़मीन किस काम में आ रही है। सूचित क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर ही खेती हो सकती है। अब हमारे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं, 93% आंकड़े हमने पढ़े, तो उनमें से केवल जो हमारे पास ज़मीन है उनका केवल 54% भाग, लगभग आधा ही हो गया, भाग पर ही खेती हो सकती है। संपूर्ण पर खेती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो हमने पढ़ा था कि कहीं नदियां हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं पठार है, कहीं पर्वत हैं, कहीं बंजर भूमि है, तो इन पर खेती नहीं होती है। तो उसको हम गैर कृषि कार्यों में काम में लेते हैं, उनको हम खेती में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, कृषि योग्य उसको नहीं बना सकते। तो इस प्रकार 54% भाग ही हमारे खेती के लायक है। इसके अलावा अगला पॉइंट लिखेंगे हम कि हर राज्य का जो प्रतिशत है वो भी क्या है, अलग अलग है। कि किसी राज्य में अधिक खेती होती है, किसी में कम होती है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे कि भारत में बोए गए, जिस पर खेती की जा रही है, क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में अलग अलग हैं, अलग अलग है। तो भारत में बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी क्या है, अलग अलग है। अर्थात किसी राज्य में अधिक भूभाग पर खेती की जाती है और किसी में कम पर खेती की जाती है। इसके हम आंकड़े देखते हैं। तो आगे लिखेंगे भारत में जो राज्य है पंजाब, तो अलग अलग से पॉइंट बना के लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पंजाब है, हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, भूमि पर खेती होती है। अब देखो जो परसेंट हम 100 से निकालते तो पंजाब हरियाणा जो भारत का राज्य है उसमें उन दोनों में लगभग 80% जो ज़मीन है उस पर खेती होती है। बाकी जो 20% बच गई वो अन्य कार्यों में काम मिली, जिसमें उद्योग भी आ गए, पर्यटन भी आ गया, और भी जो गतिविधियाँ हैं आर्थिक वो संपन्न हो रही है। तो 80% भाग पर खेती की जा रही है। आगे इसी में लिख लेंगे लेकिन, अभी देखो इसके विपरीत देखो यहाँ रेखांकित कर लेंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये पूर्वोत्तर भारत में ही है, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है में 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती होती है। दो आंकड़े याद रखेंगे, पंजाब हरियाणा में 80% से अधिक भूमि पर कृषि हो रही है, लेकिन दूर भारत के ही राज्य पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में 10% से भी कम हो रही है। अर्थात उत्तरी भारत याद रखेंगे आप, उत्तर में पंजाब हरियाणा और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, इनमें क्या है 10% से भी कम खेती हो रही है। तो राज्य अलग है तो उसके आंकड़े भी क्या है अलग अलग है। किसी राज्य में अधिक कृषि की जा रही है, किसी में कम की जा रही है, क्योंकि इधर पूर्वोत्तर में आप देखते हैं पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं। पंजाब हरियाणा में क्या है मैदानी प्रदेश है जो नदियों द्वारा सींचे जाते हैं, वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इस कारण से वो कृषि के अनुकूल भी होते हैं। इस कारण से यहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है। पूर्वोत्तर पहाड़ी इलाके हैं, इस कारण से वहाँ पर कृषि कम हो रही है, वहाँ की ज़मीन अन्य कार्यों में ज़्यादा काम में ली जा रही है। इसके अलावा देखो भारत में जो हमने भू उपयोग पढ़ा उसमें जो भारत की राष्ट्रीय वन नीति है उनके आंकड़े हम पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे देश में यानी भारत में देश में राष्ट्रीय वन नीति, कौन सी नीति, राष्ट्रीय वन नीति सन याद रखेंगे 1952। राष्ट्रीय वन नीति का भाई 1952 में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय जो वन नीति है, तो इसका नाम ये राष्ट्रीय वन नीति मतलब पेड़ों से संबंधित है कि भारत की जो क्षेत्रफल हमने पढ़ा 32,87,000 जो लगभग क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए। यानी कृषि तो खेती तो हो ही रही है, लेकिन खेती के अलावा कितने परसेंट 33% भूभाग पर कम से कम पेड़ पौधे होने चाहिए। यानी 1/3 भाग पर लगभग पेड़ पौधे होने चाहिए। किसका कहना है, राष्ट्रीय वन नीति के तहत जो वहाँ की पॉलिसी है नेशनल पॉलिसी उसके तहत। तो 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत अंतर्गत 33% भाग पर वन होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो ये 33% याद रखेंगे। आज से छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब 1952 में आई और इसने कितने, इसके अनुसार कितने परसेंट भूभाग पर वन होने चाहिए, 33% भाग पर, यानी 1/3 भाग पर, तीसरे हिस्से पर लगभग वन होने ही चाहिए। लेकिन ये 33% भाग पर होने चाहिए, लेकिन ये ऐसा भारत में है नहीं। जो 33% है उससे भी कम भाग पर क्या है कृषि वन 33% से भी कम है, अतः इसको हमें बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। अब देखो जो वन नीति 1952 है ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो हमारा पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए वन अति आवश्यक है। तो इसमें लिखेंगे हम वन नीति द्वारा निर्धारित जो आंकड़ा हमने पढ़ा 33% निर्धारित यह सीमा 33% जो भी हमने पढ़ा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने
रखने हेतु आवश्यक है। तो पेड़ पौधों पर कई पशु पक्षी जीव जंतु निर्भर रहते हैं। अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो प्रकृति का जो संतुलन वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसके अलावा जो वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लोग हैं वो उनकी आजीविका इनसे चलती है। तो इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र यानी प्रकृति के लिए तो ज़रूरी है। इसके अलावा वनों के पास रहने वाले या वनों पर निर्भर रहने वाले भी लिख सकते हैं हम, लोगों के लिए वन आजीविका का साधन है। यानी वो पेड़ पौधे या पेड़ पौधे से बने जो उत्पाद होते हैं उनको ही वो काम में लेते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उनकी आजीविका के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा या हो सकता है। आगे लिखेंगे हमें भू उपयोग का, जो भूमि हम काम में ले रहे हैं, भू उपयोग का एक भाग इसको ठीक करेंगे बंजर भूमि यानी जो बेकार भूमि जो काम में नहीं आ रही, वह दूसरा भाग ये द है। दूसरा भाग गैर कृषि प्रयोजनों में, गैर कृषि कार्यों में लिख सकते हैं हम, कार्यों में उपयोग आता है। तो जो संपूर्ण भूमि है उसका उपयोग का एक भाग तो क्या बंजर भूमि यानी बेकार भूमि है जो किसी काम में नहीं आ रही, न उस पर खेती की जा रही है न कोई और प्रयोजनों में वो काम आ रही है। और दूसरा भाग है वो गैर कृषि कार्य में हो रही, उस पर गैर कृषि मतलब उस पर खेती नहीं की जा रही। वो कृषि के अलावा जैसे आबादी में यानी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर सड़क हो सकती है, कोई इमारत हो सकती है, रेलवे लाइन हो सकती है, उद्योग हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, गैर कृषि कार्यों में काम में ली जाने वाली भूमि। और जो बंजर भूमि कौन सी है, वो खेती के लायक नहीं है, बेकार भूमि है। तो क्यों है बंजर भूमि, तो बंजर भूमि में पहाड़ है, चट्टान है, सूखी व जो मरुस्थलीय भूमि है, सूखी व मरुस्थलीय डेजर्ट एरिया जिसको हम कह सकते हैं, जैसे थार का मरुस्थल है, राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थलीय भूमि शामिल है। अब बंजर भूमि में पहाड़ है, जितनी दूरी में पहाड़ फैले हुए हैं आप देखते हैं भारत में, राजस्थान में हम देख रहे हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है, इसके अलावा हिमालय पर्वत है, तो ये कई हज़ारों किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो वहाँ पर कोई जितने क्षेत्र में वो फैले हुए वहाँ पर कृषि नहीं हो रही है, या कोई चट्टान है या सूखी ज़मीन है या जो मरुस्थल है जहाँ केवल रेत के टीले टीले हैं, तो वहाँ पर कृषि कार्य लगभग असंभव है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बंजर भूमि। इसके अलावा दूसरा हमने पढ़ा भी ऊपर गैर कृषि कार्यों में उपयोग, तो अगला पॉइंट लिखेंगे हम गैर कृषि मतलब जो कृषि में काम नहीं आ रही है, तो गैर कृषि कार्यों में
लगाई गई भूमि में, तो गैर कृषि कार्यों में कौन सी हैं? जैसे सड़कें हैं, बस्तियां हैं, यानी वहाँ पर जैसे कोई आबादी है, कॉलोनियाँ हैं, शहर हैं, इसके अलावा रेलवे लाइन है, वह उद्योग। तो गैर कृषि कार्यों में कौन सा आ जाएगा? दो गैर कृषि कार्यों में लगाई गई भूमि में सड़कें आ गई। अब जितने क्षेत्र में सड़कें हैं वहाँ पर खेती नहीं की जा रही, या जहाँ पर शहर बसे हुए हैं, यानी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, या जितने क्षेत्र में रेलवे लाइन आप देखते हैं, या कोई बड़ा उद्योग है, प्लांट है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, तो ये सब गैर कृषि कार्यों में काम है। तो ये सारे काम ज़मीन पे ही तो हो रहा है, लेकिन उसका उपयोग क्या है? अलग अलग। तो दोस्त याद रखेंगे, बंजर भूमि और गैर कृषि भूमि। तो बंजर में तो पहाड़ आ जाएंगे, चट्टान, सूखी व मरुस्थलीय ज़मीन आ जाएगी, जो केवल बेकार पड़ी है, वो कोई खेती के काम में नहीं आ रही है, उसको खेती के लायक नहीं बना सकते। जैसे मान लो कोई पहाड़ है तो उसको हम काट के कोई कृषि लायक थोड़ी बना लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी विशाल है। और गैर कृषि कार्यों में तो इसके लिए हम जैसे सड़क भी ज़रूरी है, रहने के लिए जगह चाहिए, तो वहाँ हमें शहर बसाने पड़ेंगे, रेलवे लाइन है, या आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए हमें उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी, हमारी आवश्यकता की वस्तुएं यहाँ पर बनाई जाती है। तो ये उद्योग भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कह सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कौन सी ज़मीन क्या काम आ रही, कितनी काम में आ रही है, किस प्रयोजन में है, उसके बाद भी हम क्या है, जो अपना ज़मीन है उसका हम संरक्षण, भूमि संरक्षण नहीं करें या प्रबंधन की अवहेलना कर रही है। अगर हम ऐसा लगातार करते रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे सामने पर्यावरण के सामने गंभीर चुनौतियां आ सकती है, क्योंकि जिन क्षेत्र में वन होनी चाहिए वहाँ पर हम आबादी बसा रहे हैं। तो ये अंतिम लाइन लिखेंगे हमें कि लंबे समय तक, यानी लगातार, यानी विकास के नाम पर हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। भूमि निम्नीकरण क्या है कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। जो उपजाऊपन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, उसको हम भूमि निम्नीकरण कहेंगे। तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। किस कारण से? कि हम भूमि संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रहे, और जैसे रासायनिक खाद के द्वारा भी हम लगातार फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जो ज़मीन को ख़राब करते हैं, या अत्यधिक सिंचाई करते हैं, या अत्यधिक पशुचारण करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। इन सब से क्या हो रहा है? भूमि निम्नीकरण हो रहा है। और भूमि निम्नीकरण होने के कारण जो ज़मीन है वह उपजाऊ होती जा रही है। अगर हम ऐसा करते रहेंगे, या अपने हम स्वार्थ के कारण लगातार जो पेड़ों को काट रहे हैं, हमने पटाग 1952 की जो वन नीति है उसके अनुसार 33% भूभाग पर पेड़ पौधे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, और हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस कारण आने वाले समय में समाज एवं पर्यावरण पर गंभीर आपदा या मुसीबत आ सकती है।
जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ये सब मनुष्य के स्वार्थ के कारण ही हो रहा है। अतः हमें इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे सामने भयंकर संकट खड़ा हो जाएगा। अतः हमें भूमि उपयोग या प्रबंधन की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगला जो अपना टॉपिक है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, जो भी हमने पढ़ा इसको विस्तार से अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो भूमि निम्नीकरण है वो क्या होता है, किस कारण से हो रहा है और उसको हम कैसे बचाकर रख सकते हैं। धन्यवाद।